वैक्यूल्स आर लिक्विड और सॉलिड फिल्ड इन अ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड या सॉलिड जैसी चीजें प्रेजेंट होती हैं कहते हैं हम वैक्यूल्स। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर लार्ज एंड परमानेंट। प्लांट सेल के अंदर इनका साइज बड़ा और ये परमानेंट नेचर की होती है। एंड इन एनिमल सेल दे आर स्मॉल एंड इन टेम्पररी नेचर। इन मैच्योर प्लांट सेल का क्या मतलब है, जो मैच्योर हो चुके हैं, अपनी कंप्लीट स्टेज में होते हैं, उनके अंदर करीब 90% सेल के वॉल्यूम का इसी वैक्यूल ने ऑक्यूपाई कर रखा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला होता है। इसका फंक्शन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सब्सटेंस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैलाना और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट सेल एंड मैच्योर्ड आरबीसी ऑफ मैमल्स। मतलब ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं और आरबीसी इन मैमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं। There are two types of endoplasmic reticulum: rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum. In rough endoplasmic reticulum, ribosomes are present on the surface. Rough endoplasmic reticulum में ribosomes कहाँ पे present होते हैं? Surface के ऊपर। लेकिन जो smooth endoplasmic reticulum होता है, इसके अंदर ribosomes absent होते हैं। Rough और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इंडिकेट करने के लिए हम लोग ईआर का यूज करते हैं। स्मूथ ईआर एंड रफ ईआर। ईआर फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड गोल्गी apparatus। स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड गोल्गी बॉडीज की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। Rough endoplasmic reticulum helps in synthesis and transportation of protein। ये प्रोटीन के बनने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के बनने और उसकी सिंथेसिस के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट गिव्स इंटरनल सपोर्ट टू सेल। सेल को इंटरनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस, जैसे भी हमने बात करी थी प्रोटीन वगैरह के लिए, फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी हम पिछले टॉपिक में जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे थे उस टाइम ही बात कर चुके हैं कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ट्यूब्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से बाहर की चीजों को अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के वेस्ट को बाहर तक पहुंचाने में हेल्प करता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सेल। व्हाई? इट इज डेंस एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर। ये काफी गाढ़ा सा, घना और स्फेरिकल इन शेप होता है। इट इज बाउंड बाय टू मेम्ब्रेन। ये डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन जो कि इसके लिए एज अ इन्वेलप काम कर रही होती है, बोथ परफॉर्मिंग न्यूक्लियर इन्वेलप। इट हैज मैनी स्पोर्स नोन एज न्यूक्लियर स्पोर्स। इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं काफी सारे, जिसे हम न्यूक्लियोस्पोर्स के नाम से जानते हैं। The fluid which is inside the nucleus is called nucleoplasm। मतलब न्यूक्लियस के अंदर कुछ फ्लूइड होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के कुछ फंक्शन है जिनकी वजह उसे इंपॉर्टेंट बनाते हैं। पहला फंक्शन, ये सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो सेल को परफॉर्म करनी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड, न्यूक्लियस स्टोर द जीन। जीन क्या होता है? जीन जेनेटिक मटेरियल होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने वाली इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। The nucleus store the gene. Without nucleus, cell can't perform its function, even can't survive. Means बिना न्यूक्लियस के ना तो कोई सेल अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म कर सकता है और ना ही सर्वाइव कर सकता है। डिफ्यूजन, इट इज द प्रोसेस ऑफ movement of substance from its higher concentration to lower concentration। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है कि सेल के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने के लिए मटेरियल को जिस प्रोसेस के थ्रू ये आना जाना होता है वो प्रोसेस कौन सी होती है? डिफ्यूजन। जैसे सेल के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाती है
तो वो उसे बाहर की तरफ रिड्यूस कर देती है, और ऑक्सीजन जो बाहर से अंदर आती है वो इसी प्रोसेस की वजह से आती है। जब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो वो बाहर चला जाता है, और जब बाहर की ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा और अंदर की ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है तो बाहर की ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू अंदर आ जाती है। हमने प्लांट सेल के अंदर पढ़ा हुआ है कि प्लांट सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर प्लांट सेल के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से बाहर पहुंच जाता है, और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा और अंदर कम है, इसकी वजह से बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो अंदर की तरफ। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होता है, ये सेल के थ्रू परफॉर्म होने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो सेल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देखते हैं, फिर बात करते हैं क्या है ये। इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस कहना क्या चाहती है, इसके कहने का मतलब है कि वाटर का फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब ये हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन क्या है, हायर कंसंट्रेशन का मतलब वो जगह, वो रीजन जहां पे किसी सॉल्वेंट किसी लिक्विड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा है, वहां से लिक्विड का फ्लो कहां होगा, लोअर कंसंट्रेशन जहां पे उसकी अमाउंट कम है, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है वो मेम्ब्रेन जो सेमी मतलब 50% कुछ अमाउंट में परमिएबल हो, परमिट करे सॉल्वेंट को एक साइड से दूसरी साइड तक जाने में। तो द फ्लो ऑफ it is the process of movement of water from higher concentration to lower concentration through a semi-permeable membrane। अब ये कंसंट्रेशन का इधर उधर होना कब तक चलेगा, सॉल्वेंट की मूवमेंट, लिक्विड की मूवमेंट कब तक चलेगी, ये लिक्विड की मूवमेंट तब तक चलेगी जब तक सेल के अंदर की कंसंट्रेशन और सेल के सराउंडिंग की कंसंट्रेशन दोनों की दोनों बराबर नहीं हो जाती। इसके बेसिस पे हमारे पास तीन केसेस हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहला केस कौन सा केस है, पहला केस वो केस है जिसके अंदर सेल के बाहर की कंसंट्रेशन अंदर की कंसंट्रेशन से ज्यादा है। तो जो लिक्विड या वाटर का फ्लो है वो कहां होगा, बाहर से अंदर, क्योंकि बाहर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर की कम। और अभी हमने देखा ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रही है, तो यहां क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट होगी। अगर मूवमेंट अंदर की तरफ हो रही है तो क्या होगा, सेल का जो साइज है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सेल स्वेल हो जाएगा। इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इस प्रोसेस के अंदर, इस टाइप ऑफ ऑस्मोसिस के अंदर जो वाटर का फ्लो हो रहा है अंदर की तरफ हो रहा है ना सेल के, तो उसे क्या कहते हैं, एंडो ऑस्मोसिस। सेकेंड टाइप क्या है हमारे पास, केस 2। ये वो सिचुएशन है जिस सिचुएशन के अंदर सेल के अंदर की कंसंट्रेशन और सेल के बाहर की कंसंट्रेशन दोनों की दोनों इक्वल है। और अभी हमने पढ़ा कि कंसंट्रेशन, यहाँ पे जो मूवमेंट होगी लिक्विड की या वाटर की, ये कहां होगी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है तो नेट मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, कोई मूवमेंट नहीं होगी। और अगर कोई मूवमेंट नहीं होगी तो वहां पे ना तो पानी अंदर आएगा और ना ही बाहर जाएगा, और इसी वजह से सेल का जो साइज होगा, वॉल्यूम होगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। केस थर्ड, केस थर्ड क्या है, केस थर्ड वो मीडियम है या वो सिचुएशन है जिस सिचुएशन के अंदर सेल के अंदर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी कंपेयर टू सेल के बाहर की कंसंट्रेशन। अब क्या होगा, अंदर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर की कंसंट्रेशन कम, तो मूवमेंट कहां होगा, अंदर से बाहर की तरफ। और अगर अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो उस मूवमेंट को हम किस नाम से जानते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस। और वो सॉल्यूशन जिसके अंदर बाहर की कंसंट्रेशन कम और अंदर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो कौन सी होगी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। शायद मैं आइसोटोनिक के बारे में बताना भूल गया था।